जतिन दवे जी का सवाल ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे पास नेटवेब है 2,970 रुपये का, क्वांटिटी 150 है। तो नेटवेब पे मैं बातचीत करता हूँ। नेटवेब और E2E को लेकर ना बहुत सवाल आ रहे हैं आज, दोनों बहुत अच्छे चले हैं ये। दूसरा एंटरलोपस 608 रुपये पर है इनके पास, क्वांटिटी 500 है। प्लीज़ सजेस्ट मी टारगेट एंड स्टॉप लॉस फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के नज़रिए से। इसको मेरे लिए स्पेल कर सकते हैं संदीप जी प्लीज? ANTE ओके। LOPUS। ओके। और इनकी बाइंग इन्होंने कुछ बताई है इस पर कितनी है? 608 इनके पास प्राइस है, क्वांटिटी 500 है। ओके, तो आप इसको होल्ड कर लीजिए फिलहाल। एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है 700 रुपए से लेकर के कम से कम 790 तो मिलना चाहिए। तो आप इसके लिए इसको होल्ड कर जाइए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक रेंज वाइज ज्यादा अच्छी रेंज में ट्रेड करता है। तो उसके लिए कॉमन पाथवे वॉकवे जैसा हो जाता है फिर वो। तो 520 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखेगा टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल आफ्टर सर्टेन डिक्लाइन। तो ये जरूर रखिए 520 रुपए का स्टॉप लॉस। हाउएवर 700 790 पॉसिबल टारगेट लगते हैं जो एक्सटेंड होके मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो नेटवर्क वाला सवाल मैंने इनका होल्ड कर लिया है। नेटवर्क पे मैं आगे बातचीत करता हूँ बर्निंग स्टॉक्स में। लेकिन बाकी जो स्टॉक्स सवाल आ रहे हैं ना, उसमें मनोज कुमार बर्नवाल जी का सवाल है। कह रहे हैं कि E2E नेटवर्क और KRN हीट एक्सचेंजर्स और अनंतराज अभी फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखें? और शक्ति पंप्स भी लिया हुआ है। शक्ति पंप्स की बात मैं करता हूँ और E2E की बात तो हम आगे करते ही हैं। आप इनको मैम KRN हीट एक्सचेंजर्स और अनंतराज, इन दोनों में ये फ्रेश बाय कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ये बताइए। कर सकते हैं, और लेकिन नजरिया ये वाला मत रखिएगा। मैं क्लैरिटी इसलिए दे देती हूँ क्योंकि जो रिसेंट हुआ होता है ना उसकी एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में वैसे ही देखते हैं लोग। तो अभी जनवरी 27 से लेकर के संदीप जी अभी तक, अभी हम लोग एक मंथ भी पूरा नहीं हुआ है, एंड केआरएन हीट एक्सचेंजर लगभग 33% की गेन पर है। बट आने वाला जो इसमें मूवमेंट होगा वो इतना फास्ट नहीं होगा। इसको समय लग, टारगेट सेट करेगा जो भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, बट थोड़ा सा स्लो पेस पर। सो आप इसमें फ्रेश बाइंग अभी भी ले सकते हैं। इसमें मोमेंटम बना रहेगा, स्लो रहेगा लेकिन थोड़ा कंपैरेटिवली जो अभी हुआ है उसके कंपैरिजन में। रही बात टारगेट, अगर आप आज खरीद रहे हैं 788 पर, तो कम से कम आपके लिए पहला टारगेट यहाँ पर 860 बनता है, और दूसरा टारगेट इन माय ओपिनियन इफ यू कैन होल्ड। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आज की डेट में अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और कोशिश करिए कि बार बार पोजीशंस को शिफ्ट करने से अच्छा ये है कि अगर कोई अच्छा काउंटर आपको दिख जाए तो वहां पर पोजीशंस को होल्ड करने की कोशिश करिएगा। हालांकि केआरएन अगर आप आज देखेंगे तो सेक्टर से लगभग 3 गुना अभी भी महंगा है। बट इसके एक्सपेंसिवनेस के, फिर जब ये एक्सपेंसिव है तो इसके रीजन ढूंढने की कोशिश करिए कि क्या इसमें प्रॉफिट है, अगर है तो क्या पीर्स से अच्छा है। तो इन सारी बातों के जवाब कहीं ना कहीं आपको हाँ दिख जाएंगे। इसीलिए इस स्टॉक में एक सस्टेनेबल मूवमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप इसमें फ्रेश लॉन्ग अभी कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया ताकि आप चीज को समझें कि किस बेस पर डिसीजंस लेने होते हैं समटाइम्स। तो रही बात स्टॉप लॉस, तो आपको 690 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करिए, एंड वी कैन कंसिडर इट फॉर द लॉन्ग इन्वेस्टमेंट आइडिया। ठीक है, ये होगी इन दोनों स्टॉक्स की बात। इनके पास शक्ति पंप्स रखा हुआ है, कह रहे हैं कि मैंने 734 रुपये पर लिया हुआ है और एवरेज कर लें, यानी कि और भी ऐड करना चाहते हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो। इसमें एक बड़ा गैप डाउन हुआ था परसों, मतलब 2 दिन पहले। यहाँ मत करिए, एवरेज करना भी है तो थोड़ा सा रुक जाइए, बिकॉज सेम स्ट्रक्चर आपको दिखेगा आईटी में भी। सेम स्ट्रक्चर प्राइस वाइज अगर आप देखोगे तो फिलहाल के लिए अगर इंपल्सिव मूव को आप अवॉइड कर दें, 600 620 का जो पुल बैक मूवमेंट जो होना है उसको अगर आप अवॉइड करें, तो आपको ये वापस से 576 पर है अभी, 567 पर है ये अभी। तो आप इसको 550 का वेट करिए, वहां पर आप एडिशन कर सकते हैं। क्वालिटी, अगर आप शक्ति पंप के बिजनेस को थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ और लोग भी अगर इसको समझना चाहें थोड़ा सा, सो कंसिडर इट कि ये जो सोलार बेस्ड मोटर पंप्स होते हैं ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग, वायरिंग, बाइंडिंग, असेंबली, इस सब का इसका बिजनेस मॉडल है। और इंडिया में इरिगेशन अभी उस लेवल पर पहुंचा नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है, तो इसका फ्यूचर ब्राइट है।
कंपटीशन लेवल थोड़ा सा कम ही है। तो इस दायरे पर डिप में इसको खरीदने का विचार रख के इन्वेस्टमेंट के आइडिया के तौर पर रख सकते हैं। एवरेजिंग 550 के आसपास करें, फ्रेश लॉन्ग भी 550 के आसपास करें। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 520 रुपए का मेंटेन कर लेंगे, इनफ हो जाएगा। और यहाँ से जो फर्दर टारगेट्स, पुल बैक के भी टारगेट बाद में 680 से लेकर के 750 तक एक्सटेंड आराम से हो जाएंगे। और जब भी ये चलता है तो बहुत फास्ट स्टीप मूवमेंट करता है। ठीक है, ओके। आई थिंक ज़्यादातर हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल हो गए। एक दो सवाल और बचे हैं, फिर मैं नॉर्मल जो हमारे दर्शक हैं उनके भी सवाल लेता हूँ। एक अभिषेक जी का सवाल है, आपने यूनियन बैंक हालांकि एड्रेस किया था जब हमने पीएसयू बैंकों की बात करी थी। इनके पास 2900 शेयर हैं 179 के प्राइस पर। कह रहे हैं कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, मुझे उस तरह से गाइड कीजिए। 179 पर मेरे पास 2000 क्वांटिटी है यूनियन बैंक की। मैंने यूनियन बैंक नहीं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और सॉरी, एसबीआई मैंने की बात सेंट्रल की थी। बैंक आज फ्रेश लॉन्ग के लिए पीएसयू में से पीएनबी एंड सेंट्रल बैंक को पिक किया है, क्योंकि वहां पर ये जो मूवमेंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देख रहे हैं, यूनियन बैंक में देख रहे हैं, इनमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देख रहे हैं, ये मूवमेंट इन बैंक्स में होना बाकी है। और अगर आप इनकी बैलेंस शीट्स को देखेंगे ना, इनकी बुक्स को देखेंगे, तो ये बुरी नहीं है, अच्छी ही है। सो इसीलिए जो मूवमेंट इन सब अदर बैंक, क्लोज दिस प्लीज, जो मूवमेंट इन सब बैंक्स में हो चुका है वो इन दो तीन बैंक में भी हम लोगों ने डिस्कस किया पीएसयू से होना बाकी है। बट क्योंकि आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, आपकी बाइंग 179 180 क्लोज टू है, आपका नजरिया इसको होल्ड करने का है, तो मैं आपको टारगेट जरूर बता सकती हूँ कि मतलब अगले 6 महीने का टारगेट आप यूनियन बैंक में आराम से 220 का लेकर के चले, जो कि आज के भाव से भी 6 महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो 14% और है। आपकी बाइंग के हिसाब से देखेंगे अगर आप, तो लगभग 25% के आसपास जाता है। सो यू कैन होल्ड फॉर अनदर 6 मंथ ऑल्सो, बट दिस इज समथिंग यू कैन रियली कीप इन योर पोर्टफोलियो। बाकी 220 से ये 250 भी चला जाएगा, लेकिन समय ले लेगा फिर आपसे लगभग 1.5 साल का। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक नैन्सी जी का सवाल आया है और फिर मैं बाकी सवालों की ओर बढ़ता हूँ। नैन्सी जी कह रही हैं कि बाणगंगा ये भी कोई शेयर है? बाणगंगा इनके पास शेयर है मैम, BANGA एक 51 रुपये के रेट पर लिया है। कह रही है कि शॉर्ट टर्म का मुझे टेक्निकल व्यू दीजिए, आप देखिए अगर आपके पास ये चार्ट आता है तो। दूसरा जैगल प्रीपेड कह रही है कि मैंने आई हैड टेकन ओनली 50% ऑफ माई डिसाइडेड पोजीशन एट 390, नाउ इट्स 254, शुड आई एवरेज क्योंकि कंपनी इज़ गुड, वरना टाइम वेस्ट करके अभी अपनी टाइम पे ही निकालूंगी। तो आई थिंक ये निकाल चुकी हैं पोजीशन और थोड़ा नीचे आ गया है ये, तो ये कह रही हैं कि और ऐड कर लूँ क्या? और ये बाणगंगा देखिएगा मैम एक बार, अगर आपके पास दिखता है तो। बांग मिल तो गया है, बाणगंगा, BANGNGA, विच इज अ पेपर इंडस्ट्री रिलेटेड स्टॉक, इज इट? हाँ जी, हाँ जी, 6% अप है अभी, हाँ 7% ऊपर है जी। 6% आज इंटरडे में। हाँ, तो ठीक है, इनकी बाइंग वगैरह इन्होंने कुछ नहीं बताई ना, सो आई एम कंसिडरिंग 51 विद अ फ्रेश व्यू कि इसमें 51 पे मैम, 51। 51 पे लिया। ओके 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 ओके, ठीक है। सो इंटरडे का लो देखा आज इसमें 50 रुपए का और 50.36 का है, बस उसी स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। पॉसिबल टारगेट 60 रुपए से लेकर के, सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स में मैं इसको देख रही हूँ आपके लिए, 60 रुपए से लेकर के आप इसको 67 रुपए के टारगेट के लिए होल्ड कर जाइए। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, यस यू कैन होल्ड इट। अच्छा ठीक है। दूसरा जैगल प्रीपेड, जैगल तो कल भी था किसी वजह से न्यूज में। आई हैड टेकन ओनली 50% ऑफ माई डिसाइडेड पोजीशन एट 390। इन्होंने मतलब जितना लेना था, सोचा था जितनी क्वांटिटी मैं लूँगी उसका 50% ही लिया है, और 390 पर जब लिया अब वो कह रहे हैं कि 250 254 के आसपास आ गया। तो क्या मैं और अब एवरेज कर सकती हूँ? जो एक पहले गलती हो गई 390 रुपये पर, कह रही हैं कि उसको और ले लूँ, दोहरा लूँ क्या? तो देखिए, शायद इनका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख करके आ रहा होगा, क्योंकि वाई ऑन वाई बेसिस पर इसने प्रॉफिट, यही ये कह रही हैं कि मुझे कंपनी अच्छी लग रही है, इनको अच्छा लग रहा है ये स्टॉक फंडामेंटली। अब फाइनेंशियल्स देख के कह रही हैं, कैसे कह रही हैं, वरना ये भी कह रही है अगर ठीक नहीं है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इसमें। तो बस वैसे ही है फिर कि अभी आप इसमें और एडिशन तो करिए मत, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी ये सेक्टर से पहले बहुत एक्सपेंसिव था। देखिए अपने सेक्टर से अब जाकर के कंपनी का अगर प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट आना शुरू हुआ, साथ में दूसरा चीज अपने सेक्टर से अब ये सस्ता भी हो गया है। सो
इसका मतलब ये आता है निकल के इन चीज इस लेवल पर जब ये चीजें हो रही होती है तो हम्म। स्टॉक थोड़ा सा और गिर सकता है, मतलब ज्यादा डिप और पॉसिबल नहीं है यहाँ से। तो आपको एक एवरेज यहाँ पर आपको बाउंस बैक मिलेगा, मतलब पहले आपको बहुत जल्दी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरा ये कि आपको ₹265 पर, या ₹256 पर, 256 पर यह भी है। थोड़ा सा और डिक्लाइन बाकी है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 240 और 35 तक ही जाएगा। वहां आप थोड़ा बहुत एडिशन करने की कोशिश करिए और बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन रखें, जिसमें कि 290 और लगभग लगभग ₹330 के टारगेट तो आपको आ जाएंगे। तो अगर आपको हम्म। एवरेज करना ही है और एक एग्जिट स्ट्रेटेजी आपको इसमें चाहिए ही, तो ये एक व्यू है जिसमें कि आप एक एग्जिट प्लान कर सकती हैं। एंड सजेशन भी यही है कि कर लीजिए थोड़ा सा वेट, क्योंकि यहाँ से रिबाउंड की पॉसिबिलिटीज, जो ये लेवल मैंने आपको बताया 235-40, यहाँ से थोड़े से जल्दी बन जाएंगे। और एक थोड़ा रिकवरी जो बाउंस बैक में है, आपका लॉस जल्दी वहां पर रिकवर मतलब कम हो सकता है। और इसके लिए जो समय निर्धारित आपको पहले से कर लेना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन अप्रैल मंथ तक ही आप इसको रखें, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ओके। मैं कुछ ना फेसबुक से भी सवाल ले रहा हूँ। हरीश जी। ढूंगरा जी कई बार अपना सवाल पूछ चुके हैं, कह रहे हैं कि मैम ग्रो में न्यू एंट्री ले सकते हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए? आज ग्रो एक बीएससी रिस्की काउंटर बन आज रहा है। बीएससी और ग्रो अच्छा चल रहे हैं, एंजल वन में मूव थोड़ा सा देखने को मिला था। तो क्या ग्रो जी। में भी फ्रेश एंट्री ली जा सकती है छोटी अवधि के लिए? छोटी अवधि मतलब मैं एक महीने के अंदर का ही व्यू आपको रख रही हूँ। 171 पर अभी आया है, ऑलरेडी रिकमेंडेशन के तौर पर एक्टिव भी है। 170 175 उसी रेंज में अभी फिर से आज है। तो ₹160 एक छोटा स्टॉप लॉस रखिएगा, इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। 195 210 और टू टारगेट्स जो कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। एक और सवाल ले रहा हूँ, अपोलो माइक्रो सिस्टम मैम, नीरव पटेल जी का सवाल है। ये कह रहे हैं कि ₹270 पर मैंने बाय किए हुए हैं, मॉस्टिप 240 पे हैं, इनमें क्या करना चाहिए? मॉस्टिप तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ₹200 का जो वो क्वेश्चन आया था, तो इनका केवल एंट्री प्राइस अलग है ₹240 का। अपोलो माइक्रो बता दीजिए, 270 पे लिए हुए हैं इनके। संदीप जी, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए अपोलो माइक्रो 200 दिन के मूविंग एवरेज पर आया है। इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इसमें एक स्ट्रेटेजिक सिप के मोड पर आज एक अच्छा पैसा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। और आपकी बाइंग 210 ही बोला ना इन्होंने, तो मुझे लगता है कि आप इसको फिलहाल होल्ड कर 270, जाइए। 270 मैम। ओह, ठीक है, फिर भी कोई मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी बाइंग तो अभी महंगी हो गई है और परसेंटेज वाइज काफी महंगी है करंट प्राइस से। बट स्टिल होल्ड इट। जो भी है आपकी बाइंग महंगी हुई है वट, आप अब यहाँ पर एक स्टॉप लॉस तो डिफाइन कर लीजिए, जो कि होना चाहिए यहाँ पर 210 का, ₹210 का। एंड इस स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रहने देते हैं तो ₹290 से लेकर के मैं थोड़े बड़े टारगेट आपको दे रही हूँ, क्योंकि डिफेंस या इन जब स्टॉक्स में, इससे रिलेटेड स्टॉक्स में जब मूवमेंट आता है ना, या फिर ईएमएस स्टॉक्स में जब मूवमेंट आता है, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो आपस में एक साथ ही चलना शुरू कर जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है इस स्टॉक पर पड़ जाएगा। तो सेइंग दैट ₹290 से लेकर के ₹330 तक के टारगेट के लिए आप इसको एज इट इज होल्ड कर दीजिए। टाइम बाउंड हो जाइएगा, मतलब ऐसे नहीं सालों साल पड़ा रहने देना है। 3 क्वार्टर्स का समय इसको दीजिए और इसमें ये परफॉर्म कर देना चाहिए। ठीक है, ओके। निकुल परमार जी कह रहे हैं कि एमसीएस के बारे में बताइए। ओके, एमसीए खरीदना फ्रेश है क्या आपको, या फिर आप मतलब ऑलरेडी है ये नहीं मैं यही बता? सपोज कर रहा हूँ कि इनको नया ही खरीदना होगा, शायद इसीलिए ये पूछ रहे हैं। ओके, देखिए एमसीएक्स अभी आज आ गया है अपने 2332 के प्राइस पर अभी है व्हेन वी आर डिस्कसिंग इट। तो इन्वेस्टर्स हो तो ठीक है, बट मैं यहाँ पर थोड़ा और डिस्काउंट चाहूंगी। मतलब एक्सपेक्टेशन रखो तो मिल भी जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन वही रखनी चाहिए जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो। सो यस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दिस मे कम एज क्लोज टू 2100 टू 2000। तो थोड़ा सा अभी 2300 के आसपास में है। फ्रेश लॉन्ग मत करिए, थोड़ा रुक जाएंगे। कोई एक दिन ही आएगा और वो एक या 2 दिन के लिए ही इसी रेंज में रहेगा जो मैं आपको बता रही हूँ, 2000 से लेकर के 2100। वहां पर आप डेफिनेटली लॉन्ग व्यू रख लेकर के पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, जहां पर 2500 से लेकर के, मतलब फिर ये क्वालिटी स्टॉक है, आपने एक अच्छे स्टॉक को बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट पे खरीदा, दैट इज द आइडिया। तो इसीलिए थोड़ा रुक जाइए, जितना हो सके 2100 से 2000 के पास खरीदिए, आज नहीं। और जब भी आपकी एंट्री ट्रिगर्ड होती है, मे बी एक महीना लगे या एक हफ्ता, आई डोंट नो,
बट जब भी आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाए तो 1780 रुपए का स्टॉप लॉस भी रख लीजिएगा, क्योंकि आपके टारगेट 2500 से लेकर के लगभग 3500 के हैं। और ये नजरिया भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही दे रही हूँ, ना कि ट्रेडिंग के तौर पर। 1 साल से 1.5 साल का नजरिया ये दिए हुए टारगेट्स के लिए होगा, इसमें ट्रेड ना करें तो बेहतर है। ठीक है, ट्रेड ना करें, इन्वेस्टमेंट का व्यू आप लेकर चलें, और प्राइस आपको दिया गया, जब वो प्राइस आए तब आप इसमें एंटर करें। अब उसमें 1780 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, और इन्वेस्टमेंट के व्यू से आप इसमें पोजीशन बनाएं, ना कि ट्रेडिंग के व्यू से। एक सवाल और लेकर फिर मैं बजिंग स्टॉक्स की ओर बढ़ता हूं। अरुण कुमार जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि काइंडली आस्क मैम फॉर एडवाइस ऑन बाय नौकरी एट करंट रेट एंड ईज माई ट्रिप। ये नौकरी को लेकर तो आज खबर भी थी कि अपनी सब्सिडरी में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ईज माई ट्रिप की जहाँ तक बात है ना, इजी ट्रिप प्लानर्स, आई थिंक इसमें कुछ किसी बड़े फंड हाउस ने कुछ पोजीशन ली है पिछले कुछ दिनों में, कुछ ब्लॉक डील के ज़रिए, आई थिंक ये बल्क डील के ज़रिए। अभी भी 9 रुपये 97 पैसे पर है, आज 5% ऊपर ही आपको दिख रहा है। क्या करना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में? फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? मैं डिस्क्लोजर दे देती हूँ। परसों ईज माई ट्रिप को 7.5 रुपए के पास में मेंबर्स को रेकमेंड किया गया है। सो आफ्टर दिस डिस्क्लोजर नो, फ्रेश लेवल पर अभी ये करंट लेवल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है खरीदने के लिए। थोड़ा बहुत डिस्काउंट आएगा तो ही 8.5 रुपए के आसपास इसमें दोबारा खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि बड़े म्यूचुअल फंड्स जब आते हैं तो स्टॉक्स में एक थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि एक एक्सटेंडेड रैली बन सकती है। सो यू गॉट टू बी कॉशियस विद योर एंट्री प्राइस। तो एंट्री प्राइस थोड़ा सा जब भी मिले 8.5 रुपए के आसपास लेने की ही कोशिश करिए, उससे अभी फिलहाल ये महंगा हो गया है, क्योंकि आप 3 दिन में देखेंगे तो 30% का अपसाइड ईज माई ट्रिप कर चुका है ऑलरेडी। सो विद दैट व्यू ये अभी एक्सपेंसिव है, 8.5 रुपए के आसपास ही खरीदने की कोशिश करें। और जब खरीदारी आपकी हो भी जाए तो 7.5 यानी 7.5 पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके थोड़े से टारगेट बड़े एस्पेक्ट आप जरूर कर सकते हैं, जिसमें कि 10 रुपीज टू अप्रोक्सीमेट 14 रुपीज का भाव आपको दिख जाना चाहिए, और वो हाईएस्ट होगा, लेकर के निकल भी जाना अपने प्रॉफिट को। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो चलिए, दूसरा सवाल इनका नौकरी को लेकर। जी हाँ, इन्फो एच, यस यस, जी। सॉरी मैं भूल गया था। दूसरा सवाल इनका नौकरी को लेकर के आया है। नौकरी तो किसी बात पर पिछली मैंने कोई कमेंट भी दिया था कि इतना कुछ हो रहा है तो सर्चेस तो बढ़ेंगे ही। सो वेल, बट यस, नौकरी 1116 के भाव पर ठीक लगता है। थैंक यू। 1100 के भाव पर, गिव मी टाइम प्लीज। 1116 के भाव पर नौकरी आज के टाइम पर फ्रेश लॉन्ग के लिए ठीक ही लगता है। थोड़ा बहुत इसमें आप ये मान के चले कि करंट प्राइस से 5% से ज्यादा का डिक्लाइन मैं नहीं देख पा रही हूँ। तो बस ओके, आप ये समझ सकते हैं कि आपकी जो डाउन साइड है वो लिमिट हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसको खरीदार एक रेंज समझ लीजिए कि 1050 से लेकर के 1116, जो विच इज अ करंट रेंज, इस 5% की रेंज में हम इन्वेस्टमेंट मिड टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए दोनों के तौर पर इसको देख सकते हैं। रही बात टारगेट, तो टारगेट्स के लिए संदीप जी 1250 रुपए का बेयर मिनिमम टारगेट हम यहाँ एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि हिट होने के चांसेस ज्यादा है। रही बात दूसरा टारगेट, तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं इसको 1400 तक, लेकिन ट्रेलिंग के साथ। स्टॉप लॉस यहाँ हमको जो रेंज दी है इस 5% की रेंज के हिसाब से, जो स्टॉप लॉस यहाँ पर है 1000 रुपए का क्लोजिंग बेस मेंटेन करेंगे, मोर देन इनफ, हिट होने के चांसेस बहुत कम बनते हैं। आखिरी पड़ाव है मैम ये शो का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पे हम हमारे जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी राय पूछते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से कहाँ मौके बन रहे हैं, कहाँ पैसा बन सकता है, वो स्टॉक्स। आप आज हमारे दर्शकों के लिए क्या चुन कर लाई हैं और कितने स्टॉक्स हैं? कितने, मतलब आपने नंबर ज्यादा चाहिए ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है, देखिए नहीं नहीं, जो अच्छा बैंकिंग लगे उतने में बताइए। ओके, आज की डेट में मुझे बैंकिंग में मैं फिर से सेंट्रल बैंक की तरफ मेरा झुकाव थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि मैं बैंक्स को लेकर के पॉजिटिव हूँ बट सेलेक्टिव भी हूँ। सो जनरली जहां पर ज्यादा रिस्क ना हो मेरी प्रायोरिटी वो रहती है। तो फिलहाल सेंट्रल बैंक अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक आज की डेट में भी आपको 38.50 के पास ही मिल रहा है। सो हम यहाँ जी, पर फ्रेश लॉन्ग व्यू लेकर के चल सकते हैं, जिसमें कि ठीक है। स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे सिर्फ 35.5 रुपए का, 35.50 का मेंटेन करके कम से कम, क्योंकि अभी थोड़ा और ऊपर हो गया है 2 दिन के अंदर में, तो फिर भी हम यहाँ पर कम से कम 40 रुपए का एक टारगेट, और दूसरा 44 का, दूसरा फिर काफी दूर है 44 रुपीज के, ये दो टारगेट्स के लिए अगर एक टाइम बाउंड हम फिर भी रखें अपने आप को, तो भी जून से पहले मुझे ये टारगेट्स आते हुए दिखते हैं। हो सकता है कि आपको पहला टारगेट कुछ हफ्तों के अंदर भी दिख जाए।
तो सेंट्रल बैंक इस काइंड ऑफ कि मेरे पिक में आज रहेगा, मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस के लिए भी। दूसरा ठीक है। एलजी इंडिया ऑलरेडी डिस्कशन में आ गया था, बट स्टिल मैंने जैसे कि बोला कि हम अपने मेंबर्स को भी इसको रेकमेंड करेंगे क्योंकि मुझे अब ये ठीक लग रहा है। मैं इसमें एक बार स्टॉप लॉस ले चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी है एंड आई एम लाइकिंग दिस स्टॉक। तो यहाँ से भी एक एक्सटेंशन ऑफ मुझे लगता है कि ये होगा। तो एलजी इंडिया 1562 पर अभी है। फॉर मी इट्स अ बाइंग जोन। 1700 से 1850 के भाव मुझे लगता है कि आ जाएंगे, और स्टॉप लॉस यहाँ पर 1440 का है, यानी 1440 का छोटा स्टॉप लॉस, और अच्छा खासा फेवरेबल टारगेट मुझे यहाँ पर लगता है आते हुए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आप नज़र रखें, और दूसरा आप एलजी इंडिया, जिसकी पहले भी हमने बातचीत करी है, इसको 1700 और 1850 रुपये तक के टारगेट्स के लिए ज़रूर कंसिडर करके चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपका आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर चर्चा हुई और आपने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं, उनमें कोई डिस्क्लेमर? डिस्क्लेमर ये है कि हमारे मेंबर्स के पास ये स्टॉक्स हो सकते हैं, जहां पर मुझे याद आया मैंने आपको बताया भी है। बाकी बहुत सारे स्टॉक्स आज डिस्कस हुए, जैसे कि गॉडफ्रे फिलिप्स या फिर वीएसटी। क्यूमेंस में शायद नाम नहीं ले पाए, बट क्यूमेंस का टारगेट हो गया है 4620 का, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वो हमारे मेंबर्स के पास भी था। सो देयर आर मेनी स्टॉक्स जो इन जनरली यहाँ पर डिस्कस होते हैं, बजिंग स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि जनरली आपके पास भी, तो वो स्टॉक्स हमारे मेंबर के पास हो सकते हैं। हाउएवर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो मैंने आज अपने आप लोगों को रेकमेंड किया हो। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। रिस्क को पहले एनालाइज करो, उस सिर्फ परसेंटेज पर नहीं, उसको समझते हुए एनालाइज करो, मतलब उसको फील करो पहले, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए अबाउट योर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए।